औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 13 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। हम पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अबाउट पढ़ ही रहे थे, तो अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है जो है वो क्यों ज़रूरी है, हमें उसका क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली हमारी रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। अब मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल अब हॉस्पिटल की अगर हम बात करें ना, तो हॉस्पिटल के हम फंक्शंस के अबाउट नहीं बात करेंगे। हॉस्पिटल में कौन से फंक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल में कौन सा डाटा होता है, हमने रियल लाइफ के अबाउट बात करनी है। तो क्लासेस जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में बनाते हैं तो उसकी उस क्लासेस की एंटिटीज़ क्या होती हैं, उस क्लासेस के नेम्स क्या होते हैं, वो जो उनके रियल लाइफ पर बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमारे पास जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की एंटिटी क्या है। हॉस्पिटल में टीचर्स तो नहीं ना होते, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। अब ये तीन चीज़ों की ये तीन चीज़ें, ये जो तीन एंटिटीज़ हैं हमारे पास जो हॉस्पिटल में लाई करती हैं, अब इनकी हम क्लासेस बनाएंगे और बताएंगे कि इनमें कौन कौन सा डाटा है। अब उसमें भी हमने बताना है कि उसमें कौन सा डाटा इनकैप्सुलेट है। अब डॉक्टर का नाम तो आपके पास पब्लिकली रिप्रेजेंट होगा ना कि इस डॉक्टर का नाम ये है, ठीक है। अब डॉक्टर का नाम आपके पब्लिकली दिख रहा होगा, शायद कॉन्टैक्ट भी दिख ही रहा हो, लेकिन उसका CNIC तो नहीं ना आपको पब्लिकली दिख रहा होगा। उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट होगी, ठीक है। और जो प्राइवेट है वो इनकैप्सुलेशन होती है, हाइडिंग द इंटरनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ इंगेज करने के लिए कंप्यूटर में, इसलिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कमी महसूस हुई, क्योंकि हमने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को अपने कंप्यूटर के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ इंगेज करवाना था। हम अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्रामिंग में देखना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को इस्तेमाल किया। जिस तरह हर सिस्टम को बनाने से पहले हर चीज़ डिज़ाइन की जाती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी उसी में आता है। जैसे कि एक घर जब हम बनाने जा रहे हों, तो सबसे पहले हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, पेपर पे करते हैं, चाहे 3D कर लें, 4D कर लें, 2D कर लें, लेकिन डिज़ाइनिंग तो हम करते हैं ना। अपना हम ख्याल बताते हैं अगले बंदे को, कि इंजीनियर को बताते हैं कि हम इस तरह से करना है। और वो ही एक अच्छा इंसान, मतलब जो जिसके पास जो वेल एजुकेटेड है या जो एक अच्छा इंजीनियर है, वो एक आपको एक वेल नक्शा बना कर देगा, आपको एक ऐसा घर बना कर देगा जिसमें आप इजीली रह सकें, जो खुला भी होगा, हवादार भी होगा, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स भी आपकी पूरी हो रही होंगी। तो इसी तरह डिज़ाइनिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी आपके सिस्टम के साथ कुछ इस तरह से किरदार अदा करता है कि आपका जो कोड है, आपका जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम है, वो साफ सुथरा होता है। आपका जो यूज़र इंटरफेस जो फ्रेंडली होता है, क्लैरिटी हो रही होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो रही होती है हर सिस्टम की। वो जो कोड है उसको अगर हम रीयूजेबिलिटी करें, रिजल्टिंग फ्रॉम लो इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन थ्रू इनहेरिटेंस, कि अगर हम अपने प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए वो अगर आप एक दूसरे से इनहेरिट भी कर रहे हैं, तो आपस में वो एक इस तरह से इंगेज होकर एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना कर दे देंगे। बस आपको हमारा मकसद क्या है कि एक हमने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, और एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही हम इतना कुछ कर लें, ठीक है। रिड्यूस एफर्ट इन मेंटेनेंस इन एनहेंसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन लो कपलिंग एंड लो कोहेजन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसकी टेक्नोलॉजीज हैं जो एडवांटेजेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। आगे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। पहले जो था वो हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है, लेकिन आजकल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन चल रहा है। अब फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में डिफरेंस जो है वो हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो कि डाटा को जब हम डिकम्पोज हम किस लिए करते हैं, उसके फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी की बिना पर हम डाटा को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द फंक्शन। ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कंपोनेंट्स। व्हाट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट होता है और क्लास होते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज एन ऑब्जेक्ट. An object can be defined as a tangible entity that exhibits some well-defined behavior
An object represents an individual identifiable item, unit, or entity, either real or abstract, with a well-defined role in the problem domain. An object has a state, behavior, and entity. अब एक ऑब्जेक्ट की क्या क्या होते हैं, एक स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है और एक एंटिटी होती है। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट के कितनी क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के स्टेट होते हैं, या ऑब्जेक्ट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। ऑब्जेक्ट की स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी तीन इकसाम होती हैं या तीन करेक्टरिस्टिक्स लगा लें हम, ठीक है। एक्चुअली जिन्होंने कोडिंग की हुई है ना उनके लिए तो आसान है ऑब्जेक्ट का समझना कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से क्लास से रिलेट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको नोट पैड पर लिख कर दिखा देती हूँ कि जब हम एक क्लास, एक मिनट ज़रा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट की डॉक्टर के नाम से, ठीक है। और क्लास इस तरह से हम क्रिएट करते हैं ना, क्लास इसके अंदर डाटा जो भी था वो कंटेन था, ठीक है। और डाटा बीच में है, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही। अब ये जो डॉक्टर है वो मैंने सॉरी मेन में आई, और मेन में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा और फिर मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल डी या ओ बी जे या ओ बी जे ऐसे लिख दें। तो ये जो मैंने असाइन किया ना ये एक ऑब्जेक्ट है। किसको मैंने असाइन किया? क्लास को असाइन किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टेंजिबल एंटिटी that exhibits some well-defined behavior. An object represents an individual identifiable item, unit, or entity, real, either real or abstract, with a well-defined behavior role in the problem domain. An object has a state, behavior, or entity. The state of an object encompasses all the properties of the object and their current values. A property is an inherent and distinctive characteristics. Properties are usually static. All properties have some values. The state of an object is encapsulated within the object. The state of an object encompasses of all the properties. अब हर state की या हर object की कोई ना कोई property होती है और हर property या of the object की हमारे पास कोई ना कोई value होती है। अब जो प्रॉपर्टी हैं वो आपस में इनहेरिट करती हैं जिनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रॉपर्टीज आर यूजुअली स्टैटिक, प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्टैटिक होती हैं और प्रॉपर्टीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। आज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनकैप्सुलेटेड विद इन द ऑब्जेक्ट। बिहेवियर इज हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट। बिहेवियर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a message is some action that one object perform upon and other is order to elicit an sorry in order to elicit a reaction. The operation that clients may perform upon an object is called methods. ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे इसमें से समझने वाले ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर आगे आगे उन्होंने बताई है कि क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं कि the most important and critical stage in OOA and OOD is the appropriate classification of objects into groups and classes. A proper classification required looking the problem from different angles and with an open-minded when looked at from different perspective and analyzed with different set of characters, same object can classified into different angles. Let us try the example of, for example, horse है तो हॉर्स की क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। सबसे पहले हमने हॉर्स दिखने में कैसे, उसकी टेल होती है, उसका हेड होता है, बॉडी, लेग्स, क्या करता है वो, उसका बिहेवियर क्या है, वो वॉक करता है, रन करता है, ईट करता है, खाना खाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, वो चीज़ों को उठाता है, कम्युनिकेट, मेंटेन, इसलिए मतलब कम्युनिकेशन भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाता है इंसानों को, ठीक है। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ हमारे पास उसकी बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाटा जो है हमने उसमें से करेक्टराइज्ड किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है, हमने हॉर्स में से। जो एलिमेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में इस्तेमाल हो रहे हों उनको जब हम मिला के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बना रहे थे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हों और जब वो कलेक्टिवली एक डिज़ाइन बना रहे थे तो उनको हम ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। द ऑब्जेक्ट मॉडल इनकम्पासेस द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? वो चीज़ें, वो कलेक्टिवली चीज़ें जो हम एक एंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, उसकी स्टूडेंट आईडी, उसका नेम, उसका CNIC,
ठीक है। एज अ मतलब अगर मैं वीयू की स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या ही ज़रूरी होगा, वीयू की आईडी और मेरा पासवर्ड, वीयू की आईडी, पासवर्ड, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल। फादर नेम ज़रूरी होगा लेकिन वो हिडन में होगा, प्राइवेट में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये अब वीयू वालों के लिए तो नहीं ना ज़रूरी कि मेरे बहन भाइयों का नाम क्या है। अगर मेरे बहन भाई हैं तो वो कितने हैं, मेरे फादर का नाम क्या है, मेरी मदर का नाम क्या है, वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक एंटिटी के लिए मखसूस जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना। इनकैप्सुलेशन का क्या है कि कुछ चीज़ों को हाइड कर देना जो आपके लिए ज़रूरी है लेकिन बाहर आउटसाइड पर्सन के लिए नहीं ज़रूरी, उनको हाइड कर देना। हायरार्की और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आपस में बनाना, इनहेरिट करना एक दूसरे से क्लासेस बना के, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक फॉर डीलिंग विद complexity. An abstraction focus on the outside view of an object and hence serves to separate an object external behavior from its implementation. Abstraction and encapsulation are complementary concepts. Abstraction provides the outside view to the client, and encapsulation prevents client from seeing its inside view. For abstraction to work, implementation must be encapsulated. Encapsulation hides the detail of implementation of an object. Intelligent encapsulation localizes design decision. They are likely to change. The ability to change the representation of an object without disturbing any of the client is the essential benefit of the encapsulation. अब कुछ रिलेशंस आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। तो इनहेरिटेंस, एसोसिएशन और एग्रीगेशन हमने पढ़ते हैं आगे। अब इनहेरिटेंस डिफाइन करता है काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अपनी अच्छी तरह से याद रखना है कि इनहेरिटेंस कौन सा रिलेशनशिप है हायरार्की अमंग क्लासेस में, तो वह है काइंड ऑफ। बाय इनहेरिटेंस वी स्पेसिफाई जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का रिलेशनशिप हम बताते हैं। अब इसमें क्या है कि रिलेशनशिप में एक क्लास को हम सब क्लास कहते हैं, उस क्लास के अंदर और वो क्लास जो शेयर करे किसी स्ट्रक्चर को, उस क्लास के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को डिफाइन करे इन अनदर क्लास, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। A subclass augments or redefines the existing structure and behavior of its superclass. By classifying objects into groups of related abstraction, we come to explicitly distinguish the common and distinct properties of different objects. उसके बाद हमारे पास एग्रीगेशन आ जाता है। अब एग्रीगेशन हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन की मिसाल आप यहाँ से इस तरह से ले लें कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर इतना इन्हिसार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है या यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बुक्स के साथ ज़रूरी है। लाइब्रेरी और बुक के दरमियान का जो रिलेशन है वो कंपोजिशन रिलेशनशिप है, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर बुक्स नहीं होंगी तो वो लाइब्रेरी नहीं होगी। लेकिन अगर लाइब्रेरी और बुक्स दोनों है, लेकिन लाइब्रेरी को स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में अगर स्टूडेंट्स जाके पढ़ें ना पढ़ें फिर भी लाइब्रेरी लाइब्रेरी ही रहेगी। तो इस तरह क्या है कि लाइब्रेरी और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एग्रीगेशन रिलेशन है। तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के दरमियान का जो रिलेशन है वो एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, ठीक है। एग्रीगेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मस्ट बी विजिबल एट द लेवल ऑफ इनक्लोजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मे लीड टू अनडिजायरेबल टाइटर कपलिंग अमंग ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनहेरिटेंस को समझते हैं कि इनहेरिटेंस डिनोट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एग्रीगेट डिनोट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, एसोसिएशन डिनोट्स सम सिमेंटिक कनेक्शन अमंग अदरवाइज अनरिलेटेड क्लासेस। तो इनहेरिटेंस की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्लास है कार की। अब कार जो है वो इनहेरिट करता है किस क्लास की प्रॉपर्टी में से, ऑटोमोबाइल की प्रॉपर्टी में से। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर आपको ना बनाकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास मैंने यहाँ पर कार के नाम से बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्लास यहाँ पर बनाई ऑटोमोबाइल के नाम से, ऑटोमोबाइल। तो अब ये जो क्लास हमारे पास ऑटोमोबाइल है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लगा लें पेरेंट क्लास है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में ही कार भी आती है और कार जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास है, क्योंकि कार जो है वो भी ऑटोमोबाइल, अगर मैं यहाँ पर रिक्शा भी लिखूँगी वो भी ऑटोमोबाइल में ही आएगा। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं एक दूसरे से। एग्रीगेशन में मैंने आपको बता दिया है कि फॉर एग्जांपल एक अगर मेरे पास एक लगा लें एक मेरे पास रूम है और रूम में अगर मेरे पास कोई चेयर नहीं भी है तो वो रूम ही रहेगा। लेकिन अगर रूम के 4 दीवारों में से एक दीवार नहीं है तो वो क्या रूम रहेगा? वो तो रूम नहीं ना, वो तो एक हॉल बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्या कहेगा, देयरफॉर एज कम्पेयर टू एसोसिएशन एग्रीगेशन implies a tighter coupling between two objects which are involved in this relationship. Therefore, one way to differentiate between aggregation and association is that if the two objects are tightly coupled, that is, if they cannot exist independently, it is an aggregation. If they are usually considered as independent, it is an association. तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है. ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ टाइम. इसमें क्या कहा गया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट बनाने का टाइम, ठीक है, उसके दरमियान जब हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, द ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टाइम बिटवीन एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इट्स डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के दरमियान का जो लाइफ टाइम जो टाइम होता है उसको हम लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहते हैं. कम्पलिंग एंड लिंकेजेस. Aggregation implies a much tighter relationship, much tighter coupling than association. In case of aggregation, the link between the whole and its part are permanent, while in case of association, the link may be maintained only just for the period of an object requires the services of its associated objects and may be disconnected after. Okay, ownership and visibility, and another way of differentiating among the two is to look them at the ownership and the sharing point of the view. In case of aggregation, since the whole contain the part is encapsulated or hidden within the whole and it is not accessible from outside, while in case of association, the association object may be used directly by other objects also. That is called aggregation. Only the whole is supposed to be send a message of to its part. ये पढ़ें, इसमें से समझने वाला इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ें अच्छे से. हमने कंसेप्ट समझ लिया कि एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन होता क्या, हमने मेन कंसेप्ट जो है वो अपने समझ लिए हैं. In other words, in case of aggregation, the whole owns its part and the part becomes a private property of the whole. For all practical purposes, any other object does not even need to know about the existence. On the other hand, association object may be shared among many different objects. Many different objects may hold reference to the same object simultaneously. Database persistence. From a database perspective, when an object is persisted or stored in the database, all of its components must be persisted in their entirety along with the whole of future reference, while only a reference to associated object may be stored in database. Note that a normalized database would also enforce the above restriction. आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो जाता है. आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की समझ ना आई हो, जो समझाने वाला था वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने समझा दिया, जो नहीं समझाया इट्स मीन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस जस्ट रीड कर लें, ठीक है. ये एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से इनका कंसेप्ट समझें कि एग्रीगेशन हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है. मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में इंशाल्लाह. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.